अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर कॉरिडोर्स। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जुल्फी बुखारी साहब से हम बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। दूसरे हिस्से में मुल्क के अंदर जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, मियाँ साहब की वापसी, नून लीग के लिए चैलेंजेस, नई बनने वाली जो जमातें हैं उनके लिए किस किस्म के चैलेंजेस हैं, और उसके अलावा जो ओवरऑल मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल है उस पर भी गुफ्तगू होगी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, जिस तरह मैंने आपको बताया। लेकिन पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं जुल्फी बुखारी साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने का। थैंक यू काज़मी साहब, शुक्रिया। अच्छा, पहली चीज़ तो ये बताएं जुल्फी साहब के 9 मई के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं, आपकी जमात के अपने सीनियर लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं। क्या इस हवाले से कोई प्लानिंग की गई थी कि अगर खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है तो क्या करना है, किस किस्म की का एहतजाज करना है, कहाँ पे जाना है, किस किस्म की प्लानिंग की गई थी इस हवाले से? देखिए, ये तो वाज़ेह है कि ऐसी बिल्कुल कोई प्लानिंग नहीं की गई थी। जरूर ये है कि हमेशा पीटीआई ने क्योंकि पीटीआई के पास अवाम की ताकत और स्ट्रीट पावर है, उसमें लाजमी बात थी कि हमने हमेशा पीसफुल प्रोटेस्ट का हमेशा खान साहब ने बोला है, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं। जहाँ तक आप सीनियर्स की बात कर रहे हैं, ये याद रखें कि अभी जो सदाकत अब्बासी साहब ने भी जो ये फर्स्ट एक किस्म की मजबूरन इंटरव्यू दिया, उसके साथ साथ उनका वीडियो चल रहा है जो 9 मई को वो कह रहे हैं कि खान साहब का मैसेज है कि आपने कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी और पीसफुल प्रोटेस्ट करना है। तो क्या अभी 4 माह बाद वाला स्टेटमेंट सही है, या जो लाइव वीडियो उस वक्त उस दिन वो कह रहे थे वो सही है? तो ये तो अक्ल का तकाजा कहता है कि जाहिर बात है कि वो बात है। अभी जो वो महीने के लिए गुम थे और आके एक इंटरव्यू दिया, वो सबको पता है कि वो किन हालात में इंसान देता है। ठीक। अच्छा, किसी भी मौके के ऊपर कहीं पे कोई ऐसा तासुर मिला कि जमात के अंदर कोई बयानिया बनाया जा रहा है इदारों के खिलाफ, इसलिए कि मुख्तलिफ शख्सियात कहती हैं कि जी जमान पार्क में ये बात हुई या जूम मीटिंग में ये बात हुई, तो क्या आप भी उन मीटिंग्स में मौजूद होते थे? कभी आपने कोई ऐसी चीज़ सुनी कि जहाँ पे इदारों को टारगेट किया जा रहा हो? देखें, इदारों को कभी भी टारगेट नहीं किया गया और कभी भी ऐसी बात नहीं हुई। मैं खुद उन मीटिंग्स में था और मैं हल्फन ये कहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। मसला जो आ जाता है अतर भाई के होता ही है कि जो प्राइम मिनिस्टर की जो ऑफिस होता है और जो फौज के हेड का, जो चीफ साहब का जो ऑफिस होता है, वो ऑफिस और ऑफिस का रिलेशनशिप अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस टू चीफ अवामी स्टाफ का कभी रिलेशनशिप नहीं होता। हमेशा रिलेशनशिप होता है प्राइम मिनिस्टर का और चीफ अवामी स्टाफ का। तो जब वो रिलेशनशिप खराब हो जाए या ठीक ना रहे तो वो सारा रिलेशनशिप खराब हो जाता है। रिलेशनशिप जब आप तय करते हैं वो होना चाहिए एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप होना, पीएम ऑफिस के साथ, चीफ अवामी स्टाफ के ऑफिस के साथ, ऑफिस टू ऑफिस रिलेशनशिप होना चाहिए, कभी जात का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। ठीक। मसले क्योंकि जब जात का हो जाता है फिर आप देखते हैं कि क्या फिर गंद ही होता है आखिर में। कभी भी हमने नहीं देखा कि 70 साल में वो कोई बेहतरी की तरह किया। आप समझते हैं कि कोई जाती इशू बन गया था, पर्सनालिटीज का हो गया था आपकी हुकूमत के आखिरी दिनों में? देखिए, आई थिंक जाती इशू तो था ही था। आई थिंक अब पहले जाती इशू था या आइडियोलॉजिकल इशू था, लेकिन ये था कि दोनों अब हैं। अब पहले कौन सा है ये इस पे डिबेट हो सकती है कि पहले जाती इशू हो गया था पर्सनल, और उसके बाद उसको आइडियोलॉजिकल बना दिया गया कि जी खान साहब मुल्क लिए अच्छे नहीं है, जी उनकी पॉलिसीज अच्छी नहीं है, फॉरेन पॉलिसीज अच्छी नहीं है, ये नहीं है, लोग नहीं अच्छे लगा रहे, ये वो। ये सोच क्या पहले आई थी, या पहले एक जाती एक उस वक्त चीजें खराब होगी तो वो पहले था? ये डिबेट हो सकती है अगेन इस पे। लेकिन जाहिर बात है कि इस वक्त जो पुश किया जा रहा है वो दोनों चीजें हैं, जिसमें दोनों का नुकसान है, इदारों का भी, पॉलिटिकल स्पेस का भी, डेमोक्रेसी का भी, और ओवरऑल पाकिस्तान का। अच्छा, आप लोगों को कितनी पॉलिटिकल स्पेस इस वक्त मिली हुई है उस पर भी मैं आता हूं, लेकिन आपकी हुकूमत में नवाज शरीफ साहब को वापस भेजा गया था, उनकी यानी मुल्क से बाहर भेजा गया था, और उनकी पॉलिटिकल स्पेस हमें सुकड़ती हुई नज़र आ रही थी। अब मियाँ साहब वापस आ रहे हैं बरतानिया से, और आप इस वक्त बरतानिया में मौजूद हैं, आपका नाम भी गालिबन पाकिस्तान में ECL पे डाल दिया गया है, तो आपको लगता है कि उस ज़माने में मियाँ साहब को कोई विक्टिमाइज वगैरह किया गया था? विक्टिमाइज तो बिल्कुल नहीं किया गया था,
ये जरूर मैं कहता हूं कि उनको बाहर जाने की जो इजाजत दी गई थी उसके मैं सख्त खिलाफ था, बल्कि आप लोगों ने मतलब मीडिया ने एयर भी किया था कि हम शायद 2-3 ही थे जिनने आवाज उठाई थी कि उनको बिल्कुल बाहर इलाज जाने की उनको इजाजत नहीं मिलनी चाहिए बाहर इलाज के लिए, और बल्कि अगर गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर ले कि जो उनको डॉक्टर्स वहाँ पाकिस्तान बुलाने हैं वो बेशक वहाँ बुला लें, लेकिन उनको बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। विक्टिमाइजेशन मैं नहीं समझता कुछ है, बल्कि उल्टा जो बड़े बड़े केसेस थे वो इग्नोर होके उनको छोटे केसेस में डाला गया, खाली इसलिए कि वो हमेशा एक पाकिस्तान के लिए या अब एक प्लान के लिए एक ऑप्शन रहे। तो इसलिए उनको बड़े केसेस में नहीं डाला, छोटे में जहां वो आगे पीछे भी शायद हो सके, ठीक, जो मैं नहीं समझता होंगे। ठीक है। आपकी हुकूमत में उनको वापस लाने की बातें भी होती नहीं। आप खुद बरतानिया में इस वक्त मौजूद हैं। बरतानिया में तो देखिए पाकिस्तान में अगर किसी पे मुकदमा हो तो उसके लिए वीज़ा लेना मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड थे, वो इतने अरसे से बरतानिया में मुकीम है, लेकिन फिर भी आप लोग उनको वापस नहीं ला सके। तो ये कोई आपकी सफारती नाकामी थी? देखें, इसमें कई पहलू हैं। इसमें यह है कि अगर आप उनको ऑफिशियली लेके आए वापस वाया जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, तो वो एक बहुत लंबा प्रोसेस भी बन सकता है। ब्रितानिया में जो कानून है इस वक्त कि जब आप एक्सट्रेडिशन की तरफ जाते हैं वो आप फिर कोर्ट्स में आराम से 5-10 साल एक केस को खींचते हैं। लिहाजा मैं फिर भी समझता था कि उसको हमें वो केस चला देना चाहिए था, क्योंकि कभी कभी केसेस जल्दी भी हो सकते हैं या कभी ना कभी तो 5 साल या 6 साल आ ही जाएंगे जब एक्सट्रेडिशन हो सके। तो शायद हमारी, मैं समझता हूँ कि पॉलिसीज में कोई सही फ्रेमवर्क नहीं था उनको वापस लेके आने का, गलत शायद एडवाइस दी जा रही थी। अच्छा, इस वक्त आपकी जमात ये भी कंप्लेन करती है कि हमें उस तरह सियासी एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं है। आप खुद भी सियासी तौर पे काफ़ी मुतहरिक थे, अटक से शायद आप इलेक्शन भी लड़ना चाहते थे। तो इन हालात में अब जमात के लिए इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल होगा। क्या आप समझते हैं कि आपकी जमात इन हालात में इलेक्शन लड़ सकेगी? पहले तो मैं वो करेक्शन कर दूं अतर भाई कि अटक से इलेक्शन लड़ना चाहता था नहीं है, चाहता हूं और इंशाल्लाह लड़ूंगा। बात यह कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है इस चीज में कि हमें इस वक्त जाहिर बात है कि बड़ा मुश्किल का सामना हम कर रहे हैं बतौर पीटीआई। हमें वो स्पेस नहीं दी जा रही जो बाकी पार्टीज को दी जा रही है। मैंने इंटरनेशनली भी और नेशनली भी 10 दफा बोला है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में किया जा रहा है ये इसकी हिस्ट्री का सबसे ज्यादा प्री पोल रिगिंग है। प्री पोल रिगिंग सिर्फ इलेक्शन के दिन नहीं होती कि आप बक्से उठा के चले जाएं या वोटिंग बंद करके अंदर और वोट्स डाल दें दूसरे डब्बे में। इलेक्शन से पहले जो प्री पोल रिगिंग होती है वो सबसे अहम चीज होती है, और मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान में वो दिन दिहाड़े हो रही है, जहाँ सिर्फ एक ही जमात टारगेट हुई है। बैंड, आउटफिट्स, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ज्यादा स्पेस मिली हुई और हमें उतनी स्पेस नहीं मिली हुई। कंट्रोवर्शियल आउटफिट्स और जमातों को स्पेस मिली हुई और पीटीआई जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है स्पेस नहीं मिली हुई। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि ऊंच नीच हर पार्टी में आती है, कभी अच्छा वक्त होता है कभी बुरा। इस वक्त जो बुरा वक्त है या सख्त या मुश्किल वक्त है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस वक्त अवाम की सपोर्ट हमारे साथ है। तो अच्छा, ग्राउंड पे जिस तरह आपने जिक्र किया, ग्राउंड पे जो आपका वोटर सपोर्टर है, क्या उसने भी आपको छोड़ दिया है, या जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि अभी तक आपके पास उतनी सपोर्ट है जितनी पहले थी? मैं समझता हूं उससे ज्यादा है। देखें, जितने दिन गुजरते जाएंगे ना जी, उतनी हमारी वोट बैंक बढ़ती जाएगी। अब खान साहब के साथ जो होना था वो अभी वो जेल में है, उनको 3 साल कैद है, 3 साल वो इलेक्शन, 5 साल वो इलेक्शंस में नहीं आ सकते। लेकिन क्या एक जमात को कलेक्टिवली उसको दीवार के साथ लगाना जरूरी है? बात यह कि हम तो अपने केसेस कोर्ट में कानून के तहत लड़ेंगे, खान साहब के भी, अपने भी, पार्टी के भी। लेकिन अगर एक मुल्क समझता है कि अगर वो एक हमारे मुल्क में अभी इलेक्शंस हो जाएं और उसमें हमें बिल्कुल स्पेस, मैं वापस आऊं इलेक्शन लड़ने के लिए, एयरपोर्ट पे अरेस्ट कर लें, बाकी जो लीडर्स छुपे हुए हैं वो निकल ना पाए, नॉमिनेशंस के वक्त ही अरेस्ट कर लें, टॉप टियर आपकी लीडरशिप अंदर आ जाए। याद रखें कि अगर अवाम चाहे इलेक्शंस 3 महीने में हो या 6 महीने में,
बात यह है कि जब भी होंगे, अगर अवाम ये ना महसूस करे कि उनको अपने वोट डालने का हक अदा किया जा रहा है और वो उनका वोट जो है वो सही तरीके, सही मायने पे काउंट नहीं किया गया, जिसको हम राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन कहते हैं, जो हम फ़लस्तीन के लिए हमेशा कहते हैं कि फ़लस्तीनियों को राइट ऑफ डिटर्मिनेशन दिया जाए, कश्मीरियों को राइट ऑफ डिटर्मिनेशन दिया जाए। ये आप आज याद रख लें कि जब भी इलेक्शंस होंगे, अगर पाकिस्तानियों को राइट ऑफ डिटर्मिनेशन अपना ना मिले, चाहे वो जिस जमात के लिए हो, जो भी पॉलिटिकल पार्टी अंदर आए, तो हालात वैसे की वैसे ही रहेंगे जो आज मौजूदा वक्त में पाकिस्तान में। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जितने भी इलेक्शंस करा लें, लेकिन जब तक पाकिस्तान की अवाम मुतमिन नहीं हो जाएगी कि मेजॉरिटी, मैं नहीं कहता कि 100% क्लीन क्लियर फेयर इलेक्शंस होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जब मुतमिन नहीं होगी कि ये इलेक्शंस ठीक थे, तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी और उसके साथ साथ फिर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी रहेगी। तो बेहतर कुछ भी नहीं होगा इलेक्शंस के साथ, इलेक्शंस करते हुए, जब तक तो तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड ना दीजिए। अच्छा, आप जमहूरियत के हवाले से खदशात का इजहार करते हैं, लोगों के राइट्स के हवाले से बात करते हैं, लेकिन ये जो तशवीश है जो आप लोग जिसका इजहार करते हैं, आलमी सतह पे क्या ये आपको नज़र आ रही है कि जो दीगर हुकूमतें हैं वो कह रही हों कि जनाब इस पार्टी के राइट्स को कर्टेल किया जा रहा है, वो आवाज़ें तो हमें आलमी सतह पर सुनाई नहीं दे रही? नहीं, मैं ज़रूर ये कहता हूँ कि एक डेफिनिंग साइलेंस है पाकिस्तान के मौजूदा हालात पे, और ख़ास तौर पे कि जो इमरान खान साहब के साथ और पीटीआई के साथ जो हुआ है, इसकी कई वजूहात हैं, लेकिन इस वक्त अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल कम्युनिटी अपना रोल प्ले नहीं कर रही जो उनको करना चाहिए। उसके साथ साथ आप देखते हैं कि हमारे से कई बड़ी जंगें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं खुद और महसूस कर रहे हैं, जो फ़लस्तीन और इजराइल की है, और वहां भी इंटरनेशनल कम्युनिटी अपना रोल प्ले नहीं कर रही। आप देखते हैं कि ज्यादातर सारे जो सुपर पावर्स हैं वो बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं कि पिछले 20-30 सालों से क्या हो रहा है, और खास तौर पे पिछले जो 2 सालों में जो हुआ है, जहाँ 90%, 94% आई थिंक जो लोग शहीद हुए हैं पिछले 2 सालों में, वो फ़लस्तीनियन थे। लेकिन अगेन लोगों की एक खामोशी आई हुई है। उसी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर जो जुल्म अभी इस वक्त जो जुल्म पीटीआई के ऊपर हो रहा है और अवाम के ऊपर हो रहा है पाकिस्तान के, उस पर एक खामोशी, अफसोसनाक बात है, लेकिन खामोशी सब रिकॉग्नाइज करते हैं प्राइवेट मीटिंग में, लेकिन स्टेटमेंट कोई नहीं जारी करता। जो भी मेरी मीटिंग्स हुई हैं, सब ने सर इस तरफ करके क्या बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, लेकिन जब स्टेटमेंट की बात आती है, स्टेटमेंट की तरफ कोई नहीं जाता। ये आप मगरबी हुकूमती ऑफिशियल्स की बात कर रहे हैं, सियासतदानों की बात कर रहे हैं? मैं ओवरऑल जो ऑफिशियल्स हैं, बाकी जो सुपर पावर्स हैं। जी ठीक। अच्छा, माजी में जिस वक्त आपकी हुकूमत थी, डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो दामाद हैं, समझा ये जाता था, कहा यह जाता था कि वो आपके बहुत करीब हैं, और उस ज़माने में इब्राहिम एकॉर्ड भी हुआ, ये बात चल निकली कि जनाब बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इसराइल को तस्लीम करेंगे। क्या कभी ये आपकी डिस्कशन उनके साथ हुई इसराइल और फ़लस्तीन के मामले पर, या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करेगा? कभी ये चीज़, कभी भी डिस्कशन में कहीं पर भी इस चीज़ का जिक्र हुआ? मेरा उनके साथ इस चीज पे जिक्र नहीं हुआ, लेकिन कई डिस्कशंस के बातों के अंदर अंदर हमने अपना मौक़िफ़ फ़लस्तीन के ऊपर बिल्कुल क्लियर किया था कि हम तब तक इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते जब तक फ़लस्तीनियों को अपना हक ना मिले। वो एक इमरान खान का मौक़िफ़ है, और इमरान खान से भी अगर मैं अपनी ज़ाती राय पे बात करूं तो मेरे 10-20 साल के, आप 15 साल की ट्विटर फीड देख लें और मेरी राय उस पर देख लें कि बिल्कुल इस पर कोई गुंजाइश नहीं है किसी चीज़ की। तो ताल्लुक अपनी तरफ जो उनको बतौर एक एडवाइज़र टू प्रेसिडेंट ट्रंप करना है, वो उस मुल्क का मसला है, लेकिन हमारा स्टांस उस पर बिल्कुल लाउड एंड क्लियर था, चाहे वो खान साहब अपने यूएन स्पीच पे दें या आप मेरी यूएन की जिनेवा की स्पीच देख लें, तो उसमें भी कश्मीर और फ़लस्तीन का जिक्र था। ठीक। अच्छा, खान साहब का जेल के अंदर ही मुकदमा चल रहा है, दूसरी तरफ उनकी ख्वाहिश है कि अपने बच्चों से बात करें, और टेलीफोन पे भी बात नहीं करवाई जा रही। क्या कोई पैगाम फैमिली को भेजा गया है? कोई आपका राब्ता हुआ उनके बच्चों के साथ कि उनकी तरफ से खान साहब को कोई पैगाम भेजा गया है? मेरी तरफ से, क्योंकि मेरी बात खुद खान साहब से नहीं हुई, तो मेरी तरफ से तो कोई पैगाम नहीं भेजा गया, लेकिन मेरे बच्चों के साथ राब्ता है, और आई एम श्योर कि वो अपनी खालों के थ्रू और आंटीज के थ्रू
पैगाम भेजते होंगे अपने वालिद साहब को। मेरे तरफ से तो कोई नहीं दिया गया, क्योंकि मैं खुद राब्ते में नहीं हूँ अनफॉर्चुनेटली खान साहब के साथ। अच्छा, सलमान और कासिम जो खान साहब के बच्चे हैं, क्या वो परेशान हैं अपने वालिद के लिए? कभी उन्होंने किसी चीज़ के तशवीश का इजहार किया कि हमें फ़िक्र है या कोई परेशानी है? मैं उनसे 2-3 दफ़ा मिला हूँ और बिल्कुल जाहिर बात है कि दोनों बहुत ही परेशान है अपने वालिद के लिए, और स्पेशली क्योंकि पाकिस्तान इस तरीके से अनप्रिडिक्टेबल है कि उनके वालिद के साथ इस वक्त क्या हो सकता है। जेल के हालात भी और जेल के अंदर भी, और उनकी जान पे खतरा भी है। लेकिन क्योंकि आप देख रहे हैं खुद जो इवॉल्विंग पॉलिटिकल सिचुएशन है कि केस कहाँ से शुरू हुआ है, और पता है कि आपको कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जिस केस में डिस्क्वालिफाइड है वो तो हमें पता है कि वो रद्द किया जाएगा। लेकिन फिर अब ये साइफर का केस है, और ख़ास तौर पे जो ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है 9 मई का, ये बहुत डेंजरस है एक लिहाज से, क्योंकि इसके पीछे जो मैं समझता हूँ प्ले बुक है वो यही है कि खान साहब को इन दोनों चीज़ों में मुलव्वस करके जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा दी जाए। जो तो जाहिर बात है, एक बच्चे हैं, उनको अपने वालिद की, किस बच्चे को अपनी वालिद की फिक्र नहीं होती। ठीक है। अच्छा, इस वक्त ये तासुर ये दे की जमात के जो नवाज शरीफ साहब की जमात है वो किंग्स पार्टी है, क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब को इस्टेब्लिशमेंट की मदद से वापस आ रहे हैं और उनको तमाम तर हमायत और सहूलत मौजूद है उनके लिए, जो आपके लिए नहीं है या किसी और जमात के लिए नहीं है? देखिए, आई थिंक इसमें तो दो राय है नहीं, इसमें तो बच्चा भी समझ सकता है कि जाहिर बात है वो अभी वापस आ रहे हैं क्योंकि उनको जो हमारे पावरफुल कोर्ट्स हैं इस वक्त, वो उनको ग्रीन लाइट दी गई, उनके भाई को एक प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो जाहिर बात है कि उनको सपोर्ट तो है, लेकिन क्या मैं समझता हूँ कि इस हद तक सपोर्ट है कि वो आके पाकिस्तान का वजीर आजम या इलेक्शंस में हिस्सा ले सकेंगे? नहीं, मैं नहीं समझता कि इतना जुल्म पाकिस्तान के साथ हो सकता है। ठीक। अच्छा, यही देखें, यही तनकीद आपकी जमात पे भी होती थी कि 2018 में जिन हालात का सामना नून लीग को था, आजकल आपको उन हालात का सामना है। तो क्या ये जो मुआवजना किया जाता है ये एक फेयर मुआवजना है? देखिए, आई थिंक इसको बेस्ट आर्ग्यू करने के लिए एक नून लीग के रिप्रेजेंटेटिव को बैठा दें, एक हमारे को बैठा दें, एंड लेट्स गो थ्रू इट कि किन 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 लोगों को हमने जब 2018 का इलेक्शन लड़ा था, आप गिने कि क्या उनकी सारी पार्टी बाहर इलेक्शंस नहीं लड़ सकती थी? मतलब अगर आप एक हनीफ अब्बासी को उठा लें, लेकिन सारी उनकी लीडरशिप ऑन द ग्राउंड थी। मैं खुद खान साहब का इलेक्शन मैनेजर था NA53 का, शायद खाकान अब्बासी साहब लड़ रहे थे वहां से, बाकी उनकी सारी लीडरशिप ऑन ग्राउंड थी, लड़ रही थी। कोई उनको ऐसे कोई मुसीबत नहीं थी जो इस वक्त है। इस वक्त क्या नून लीग की गाड़ी अपना झंडा लेके इस्लामाबाद या लाहौर या कराची के शहर में नहीं फिर सकती थी? क्या PTI का झंडा आप इस वक्त अपने घर पे लगा सकते हैं? क्या नवाज शरीफ का और उनके सारे लोग टीवी पे आके शोज नहीं कर रहे थे? क्या इस वक्त हमें इजाजत है खुला आके शोज करने की? चंद अगर वो भी, लेकिन यूजुअली वो भी अलाउड नहीं था या है। तो क्या आप किसी तरीके से 10, 15, 20, 100, 1000 बंदों को जमा करके कॉर्नर मीटिंग कर सकते हैं अपने इलाके में? इस वक्त नहीं कर सकते PTI का, चाहे मैं हूं या ना हूं। आप अगर PTI अगर जमा हो सकती है इस वक्त अटक में, तो मुझे दिखा दें। अगर एक आम गरीब वर्कर भी निकल सके अपने दोस्तों और फैमिली के साथ और PTI के लिए कोई कॉर्नर मीटिंग भी करे, वो उसको भी इजाजत नहीं है। तो अगर मुझे एक वक्त भी पिछले 10 सालों में ऐसा दिखा दें जो नून लीग के साथ या PPP के साथ ऐसा हुआ है, तो फिर मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो दिखा नहीं सकते। अच्छा, आपने कहा कि खान साहब के ऊपर जिस किस्म के मुकदमात हैं उसका जिक्र भी किया, खदशात का इजहार भी किया। अगर खान साहब को सजा हो जाती है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माइनस इमरान खान आगे बढ़ सकती है? देखिए, माइनस इमरान खान जो है थोड़ा सा वेग वर्ड है, क्योंकि माइनस इमरान खान पॉलिटिकल लैंडस्केप से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप उनको डिस्क्वालीफाई करें या ना करें, क्योंकि पॉलिटिक्स में जिसका वोट बैंक है, पावर उसके पास है। ठीक है, PM सीट पे बैठने का उसकी अलग एक अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव पावर्स आ जाते हैं, लेकिन हमने देखा है कई जमातों में कि जहां फाइनल से होती है, जहां पावर लाई करता है वो अवाम। अवाम अगर खान साहब के साथ हो तो उस सीट पे आप जिसको मर्जी को बिठा दें, ताकत हमेशा खान साहब के साथ रहेगी। PTI एक जमात है जो एक आइडियोलॉजी पे बनी है, ठीक है, उस आइडियोलॉजी को इमरान खान लेके आया, वो आइडियोलॉजी को पूरे मुल्क में इमरान खान ने फैलाया, लेकिन उन्होंने
इस मुल्क की सबसे बड़ी और सबसे डीपली एंट्रेंच्ड जमात बनाई है। ये जमात इंशाल्लाह उनकी लेगेसी है, चाहे जो भी आप उनके साथ खुदा ना खास्ता करें, लेकिन ये हमेशा उनकी लेगेसी रहेगी और जमात हमेशा खड़ी रहेगी, चाहे जितना भी जुल्म या जितनी भी सख्ती उस पर आई हुई हो। हर वक्त एक नहीं होता, लेकिन माइनस आप करें ना करें। अब मुझे अगर इलेक्शन लड़ने की, अगर मैं जब मैं इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ूंगा, तो अगर मैं इलेक्शन लड़ूं कि जी आपका लीडर जेल में है, मुझे वोट दें, तो मेरे लिए तो सबसे आसान कैंपेन ये होगी। मुझे शायद कैंपेन करने की जरूरत भी ना हो, क्योंकि आप वोट मुझे तो नहीं दे रहे होंगे, आप तो उस इंसान को दे रहे होंगे जिसने अपनी आजादी खो के हमारी आजादी के लिए जो लड़ रहा है जेल में। ठीक है, तो उससे क्या ताकत तो उनके पास है, क्योंकि उनके पास अवाम की ताकत है। ठीक है। अच्छा, आखिर में आपसे मैं चाहूंगा जरा ब्रीफली बता सकें, क्या जमात के अंदर कोई ऐसे दो ग्रुप थे कि एक ग्रुप जिसकी ख्वाहिश होती थी कि लड़ पड़ो जाओ, और वो कभी इस किस्म के नारे लगाते थे, कभी उस किस्म के नारे लगाते थे, कोई दो ग्रुप थे, और दूसरा जो ग्रुप था वो कहता था नहीं जनाब, चीज़ों को हमें अच्छे तरीके से लेके चलना चाहिए, मुनासिब तरीके से चीज़ों को हल करना चाहिए। और दूसरा, अब वे फॉरवर्ड क्या आपको नजर आ रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इन हालात में तो पहुंच गई है, अब जमात को और इस मुल्क को आगे किस तरह लेके जाना है? देखें, जहां तक जमात की बात है, कोई ऐसी जमात नहीं है जब से इंसान बना है जिसमें 2 या 3 राय ना हो। एक राय किसी जमात की नहीं होती। वो जमात जिसकी एक ही राय हो वो जमात ही नहीं रहती। इसका मतलब है कि कोई फ्रीडम ऑफ थॉट है ही नहीं। ये जरूर है कि कई लोग आप कह सकते हैं कि उनकी कोई और राय हो और कई की कोई और हो, लेकिन ये हरगिज़ और कतन नहीं है कि किसी की ऐसी राय हो कि जला दो, मार दो, चीजें तोड़ो, ये करो। ऐसी किसी की बिल्कुल राय नहीं थी। कोई ओल्ड स्कूल ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस हैं, कोई बीच में रिकंसिलिएशन हमेशा मैं कहता रहता हूँ कि रिकंसिलिएशन से उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन ऐसा कतन हमारी जमात में कोई नहीं है। मैं कई नाम अभी मीडिया पे सुन रहा हूँ कि उसका नाम भी आ रहा है, मुराद सईद का आ रहा है, इनका आ रहा है कि जी उनने ये बोला। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। ठीक। अच्छा, अब वे फॉरवर्ड क्या है जुल्फी साहब? चीजों को आगे किस तरह ले, आपने कहा कि आप मुफाहमत की बात करते हैं, तो किससे मुफाहमत की जाए, किस तरह चीजों को आगे ले जाएगी जमात? देखें, मुफाहमत यही है कि, और जाहिर बात है एस्टैब्लिशमेंट को भी सोचना होगा कि अगर इलेक्शंस हो जाएं, और पॉलिटिकल पार्टीज को भी सोचना होगा कि अगर जब भी इंशाल्लाह इलेक्शंस हो, पहली बात तो ये कि उनको 90 दिन में हो जाना चाहिए था, गैर कानूनी है कि नहीं हुआ, तो डेमोक्रेसी के ऊपर तो वो बात ही, जमहूरियत के ऊपर वो बात ही नहीं कर रहे। जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका एक ही काम है कि जमहूरियत कायम रहे इस मुल्क में, वो भी नहीं कर रहे। लेकिन चलें, आप बोलें कि इलेक्शंस जनवरी में हो रहे हैं, आप हाइपोथेटिकली ये ले लें, अगर जनवरी में हो रहे हैं, सारी जमातों को भी सोचना होगा, और जाहिर बात है एस्टैब्लिशमेंट को भी सोचना होगा कि इस इलेक्शन के बाद आप हासिल क्या करेंगे। मतलब आप कोई भी चीज करते हैं, आप करते हैं कि उसका रिएक्शन क्या आएगा या उसका फायदा और नुकसान क्या है। उसका फायदा आपको कोई नहीं नजर आता, क्योंकि अवाम उसमें यकीन नहीं करेगी, और उसका नुकसान ये होगा कि अरबों रुपए भी आप जाया करेंगे इलेक्शन के ऊपर, और अवाम उसको बेसिकली उसको इंडोर्स भी नहीं करेगी, और उल्टा और भी तनकीद आएगी। और तनकीद एक पपेट केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर नहीं आएगी, तनकीद आएगी जो इस वक्त मुल्क चला रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट पे आएगी, जो इस वक्त सबसे ताकतवर है, क्योंकि पॉलिटिकल वैक्यूम है, तो सबसे जाहिर बात है ताकत तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ है। तो जब केयर टेकर पे तो वो तो अवॉइड कर देंगे, उनको तो कोई नाम भी नहीं जानता, तो सारा जो मलबा होगा वो आके एस्टैब्लिशमेंट पे गिरेगा। अगेन, क्या ये हमारे इदारों के लिए या एस्टैब्लिशमेंट के लिए फायदेमंद है कि ऐसी कोई चीज हो? तो ओवरऑल इस पूरे एक्सरसाइज में आपको कोई फायदा नहीं नजर आता। फायदा तभी होगा कि आप सारी पार्टीज को बैठा के देखें। खान साहब को जो होना था वो अब जेल में, हम उनका केस लड़ रहे हैं, लेकिन इस वक्त सारी जमातों को बैठा के उनको एक रीसेट बटन दबाएं, जहां सारी जमातें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस लड़ें। उसके बाद जो होना है वो एक कोर्स होगा, लीगैलिटी, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव पावर्स के जरिए होगा। ठीक है। तो इस चीज पे सिर्फ पाकिस्तान आगे जा सकता है। और मैं आखिर बात अतर भाई हाल ही कह दूं कि जो हमने पिछले 16-18 महीनों में देखा है, पाकिस्तान, मेरा यकीन माने, पाकिस्तान 10 साल पीछे गया है। कोई मुल्क आपको सीरियसली नहीं लेगा इस वक्त, क्योंकि वो समझते हैं कि हम तो 2 साल की गवर्नमेंट भी नहीं चला सकते, हम तो एक दूसरे में लड़ रहे हैं। तो आपने पहली बात तो ये कि आप कोई कॉन्फ्रेंस अगले 5 से 7 साल तो आप कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ही नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक ही चीज से आएगी, कंसिस्टेंसी।
जो भी हो कंसिस्टेंसी। आप इस वक्त कोई भी मुल्क निकाल लें दुनिया में, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, यूएई, जो भी, या डिक्टेटरशिप या मोनार्की या डेमोक्रेसी, जो भी है, टर्की, आप देख लें कि इन सारों में कंसिस्टेंसी है। चाहे शेख हसीना हो, प्रेसिडेंट एर्दोगान हो, सलमान MBS हो, MBZ हो, कंसिस्टेंसी आपको नजर आती है। मुल्क को कंसिस्टेंसी दें, एक कंसिस्टेंट कोई उनको दें, चाहे पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक स्पेस हो या कुछ और हो, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए मुल्क के अंदर। ठीक है, जुल्फी बुखारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून जहांगीर जदून साहब ने। जदून साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उसके साथ साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा राना एहसान अफजल साहब हमें स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं। राना साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस्तेकाम पाकिस्तान के रहनुमा महमूद मौलवी साहब से भी गुफ्तगू होगी। आप तमाम शख्सियात का वंस अगेन शुक्रिया। आपसे मैं शुरू करना चाहूँगा सर, आज समाअत होती रही सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और मैं 2-3 दिन से जो समाअत पर हम सुन रहे थे, आपको मैं देखता भी रहा, आप भी वहाँ पे बैठ के सुन रहे थे, अक्सर टीवी पे आप नज़र भी आते रहे। ये जो एक आखिर में नुक्ता दोबारा उठा कि अगर फुल कोर्ट बेंच आप बना देंगे जो है, उसके बाद फिर अपील का हक किधर जाएगा, इसलिए कि कहा गया है कि जी लार्जर बेंच अपील सुनेगा, पर आप पहले ही अगर फुल कोर्ट बना दें तो फिर तो आप कुछ लोगों से अपील का हक ले लेंगे। तो ये मामला आपको लगता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा फैसले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, अब लॉ के अंदर जब लॉ बनता है ना, तो उसके अंदर एक तो हमारे जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं या पार्लियामेंट के अंदर एक उस तरह की डिबेट नहीं होती जिस तरह की होनी चाहिए। अगर ये बात वहाँ पे डिबेट हो जाती कि आप राइट ऑफ अपील दे रहे हैं विद इन द सुप्रीम कोर्ट, अगर लेट से पूरी कोर्ट नहीं बैठती, 9 मेंबर बेंच बन जाता है, तो उसकी भी अपील नहीं हो सकती। तो ये जो नुक्ता उठाया गया था, तो ये बड़ा अच्छा नुक्ता थोड़ा सा है। मेरे हिसाब से भी ये नुक्ता ठीक था। उसकी वजह ये कि अगर आप कहते हैं जी पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो पार्लियामेंट ने आपको राइट ऑफ अपील दे दी है, ठीक है। फिर अगर जो कमेटी है वो किस तरह राइट ऑफ अपील आपका ले सकती है? फिर तो पार्लियामेंट को, मतलब आप विद इन द एक्ट, एक तरफ आप कह रहे हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है, सारे लोग ने मान लिया, फिर एक बंदे का सब्सटेंटिव राइट है अपील जो है, ये वैसा राइट नहीं है। अपील तो एक बहुत बड़ा राइट है, आपका फंडामेंटल राइट है, एक्सेस टू जस्टिस है, फेयर ट्रायल के अंदर सारे चीज़ों में आता है। तो फिर अगर वो कमेटी या कोई एक बंदा ये फैसला करता है, अगर वो वापस ले लेती, तो एक बहुत बड़ा केस आता है सियासी, ठीक है, वो जज साहब जो है वो नहीं चाहते कि इसकी अपील हो। जिस तरह मियां नवाज शरीफ से कोई ऐसा केस था, उन्होंने कहा जी अपील है नहीं, तो वो 9 मेंबर बेंच बना देते हैं। फिर क्या होगा? फिर तो अपील नहीं होगी। फिर वही ना, ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है जिसका जिक्र जज साहिबान ने भी किया। अच्छा, मैं ज़रा सियासत पे आता हूँ। राना एहसान अफजल साहब, हमने देखा आप लोगों की जमात ने जलसे किए और बड़े मुनफरिद जलसे किए। जब भी आप प्रोग्राम में आते हैं, कभी होंडा की बात हो रही होती है, इस दफ़ा तो वो वलीमा टाइप जलसा हुआ, लोगों को खाने खिलाए गए और कारकुन आपका आया। लेकिन अब अचानक कहा जा रहा है कि जी लाहौर में मजीद हम जलसे नहीं करेंगे। क्या आपका कारकुन इतनी जल्दी एग्जॉस्ट हो गए? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं आज के दिन में मेरी 3 कॉर्नर मीटिंग्स थी अपने हलके में, रात को 2 और हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि अभी आपके प्रोग्राम के बाद 2 और हैं। तो पूरे पाकिस्तान में मैसिव एक्टिविटी हो रही है PMLN की तरफ से, हल्के में, सूबे में। और एक मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, एक रिकॉर्ड जलसा आप 21 को देखने जा रहे हैं। अब जो उन्होंने ये एक्टिविटी अगर लाहौर में रोकी है, तो वो ये हो सकता है कि इतनी एक्टिविटी हो रही है कि उनको लिथार्जी ना हो जाए, और ये वजह हो सकती है। लेकिन एक्टिविटी रुकी नहीं है, एक्टिविटी जारी है, कॉर्नर मीटिंग्स जारी हैं। जलसा हमारा 21 को मेन जलसा है, और अगर आप हमारा सोशल मीडिया फॉलो कर रहे हैं तो आपको नजर आ रहा होगा कि दिन में कितनी एक्टिविटी ऑल अक्रॉस पाकिस्तान में हो रही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से फॉलो करता हूं जी, नून लीग की तमाम एक्टिविटीज में बड़ी जिम्मेदारी से फॉलो करता हूं। बड़ी जमात है, तमाम जमातों की करनी पड़ती है। नहीं तो मैं तो मुतमईन हूँ, अपने हलके से मुतमईन हूँ, लोगों के रिस्पांस से मुतमईन हूँ। वर्कर्स का जो वलवला है मियां साहब के आने पे, वो बड़ा जबरदस्त है। तो हम तो बेहतरी देख रहे हैं पार्टी की, और हम तो देख रहे हैं कि जो रिस्पांस है वोटर्स का, उसमें भी बेहतरी आ रही है, खास करके मियां साहब की वापसी से। तो हम दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि देयर इज इम्प्रूवमेंट। अच्छा, ये जो महंगाई के हालात हैं, शहबाज शरीफ साहब को खुद रोक के वोटर्स ने कुछ गिले शिकवे भी किए, क्या इस तरह के हालात का आप लोगों को भी सामना है हल्कों में? बिल्कुल, लोग महंगाई से बहुत परेशान हैं, और ये नंबर 1 टॉपिक होता है जब हम जाते हैं। लोग सवाल पूछते हैं कि महंगाई कब खत्म होगी,
और हम उनको बताते हैं कि इसकी वजह क्या है, किस तरीके से इस मुल्क के साथ एक तजर्बा किया गया, पीटीआई की शक्ल में तबाही हुई, और 2013 से 18 में मुल्क किस तर्ज पे चल रहा था और कितनी बेहतरी थी, और इन 16 महीने में भी हमने जो आग लगी हुई थी माशी तौर पे उसको हमने उसकी जो फ्लेम है उसको कम किया। तो ये सारी गुफ्तगू होती है। वर्कर बहुत सवाल पूछता है, अवाम बहुत सवाल पूछती है, और हम उसका जवाब बिल्कुल देते हैं अपना, और रिस्पांस लोगों को समझ है, इस चीज का इदराक है, सबको पता है कि कोई जादू की छड़ी नहीं आनी कि मसाइल हल हो जाए, अगला रास्ता कटन है, और वो पीएमएलएन के साथ खड़े हैं हमारे वर्कर्स। अच्छा, अब मियां साहब का जो चैलेंज है वो आपको सिर्फ सियासी लग रहा है इस वक्त? बाकी तमाम मामलात में देखिए वो बड़े मुतमईन हैं, वो कह रहे हैं जी 18 या 19 तारीख को वो एक पटिशन करेंगे, उनकी ज़मानत भी हो जाएगी। क्या इतनी ही स्मूथली चीज़ें चलेंगी? देखें, ये भी तो हो सकता है कोई जज साहब बीमार पड़ जाएं, जिस तरह खान साहब के होता है कि बीमार पड़ जाते हैं, घर में कुछ होता है, कोई इंसान है ना, तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो पटिशन उनकी अदालत लगाएगी भी, तो ये ना हो कि वो इधर पहुँच जाएँ और कानूनी मसाइल उनके लिए खड़े हो जाएँ। नहीं, वो मेरे ख्याल में इस तरह होना नहीं चाहिए, क्योंकि मियां साहब के साथ तो नहीं होना चाहिए। नहीं, खान साहब के साथ हो जाए, मियां साहब नहीं, खान साहब के साथ वैसे अब मैं काउंटर आर्गूमेंट करूंगा तो आपका खान साहब की पिटीशन जितना जल्दी लगती रही है, टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं फेयर कमेंट्स करना चाहता हूँ इसमें, ये नहीं कि मैं साइड ले रहा हूँ। देखिए ना, पहली तो बात ये कि आपको हैव टू सी द बैकग्राउंड ऑफ द केसेस। जैसे पोलिटिकल लीडर पे केस बनते हैं, पोलिटिकली उनको आउट करने के लिए बनाए जाते हैं, तो इसमें देखिए खान साहब को जितना रिलीफ मिला है, उनका प्रेशर भी बहुत है, उनके पास वकील बहुत ज़्यादा है, ये माननी पड़ेगी आपको बात। आज देखा अमर जो फारूक साहब है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनके पास पिटीशन सारी इमरान खान की है, ये हो गया, मतलब एक मतलब नुक्ते पे पिटीशन आ रही है। वैसे जस्टिस जो मोजेस चीफ जस्टिस साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने भी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली हुई है। किसी को बांट देना थोड़ी सी जिम्मेदारी, किसी और जज को भी थोड़ा मौका दें, वो भी कोई ये बस होता है इस तरह के कामों में इस तरह ही होता है। वो अब हमारे जब मियां साहब आएंगे ना, पहले तो देखे केस का कोई वो वाला नहीं है, जो आपको पता पोलिटिकली मोटिवेट केस था, और इसमें पता नहीं 12 में बता चुका हूँ कि जो इवन ट्रायल कोर्ट का जो जजमेंट का बता रहा हूँ मैं, जजमेंट आ चुकी है उसका बता रहा हूँ, उन्होंने कहा जी इन पे करप्शन का कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ अनफेयर मतलब जो बिहाइंड सोर्सेज उनके मीन्स का उसका चार्ज है, और वो भी 3 रेफरेंस बना दिए लदा। आज दिन तक कोई ऐसा केस नहीं हुआ नैब की हिस्ट्री में कि आपको बियॉन्ड मीन्स, मैंने कहा ये आपने कोट भी, टाई भी, हर एक पे लदा रेफरेंस बना दिए। माशाल्लाह टाई अपने अच्छी पहनी, ये राणा साहब ने भिजवाई थी मुझे फैसलाबाद। अच्छा, तो उन्होंने शर्ट का, कोट का, टाई का 3 रेफरेंस बना दिए। मेरे पास मनी ट्रेल है इसकी ड्रेस, मतलब एक सीरियस नोट कह रहा हूँ कि वो उस केस में इतनी जान नहीं है। तो एक तो वो कटल हो चुकी है मरीम भी की, कैप्टन सफ्तर की भी, तो होपफुली उनको वो तो कानूनी रास्ता अपना रहे हैं ना। ये जज की उसने मुझे एक बड़े इंपॉर्टेंट साफी ने पूछा क्या जी इस तरह कभी हुआ हिस्ट्री में? मैंने कहा जी तो रोज़ होता है। उसके वजह मैंने मिसाल दी, मैंने कहा एक बंदा कैद है अंदर, जेल के अंदर है, उसका वालिद फोत हो जाता है, उसके घर में कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो डिप्टी कमिश्नर इज अथोराइज टू रिलीज हिम ऑन द पेरोल फॉर 2 days फॉर 3 days। उसकी अपनी डिस्क्रिप्शन होती है, और ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन है कि वो सजा को सस्पेंड भी कर सकते हैं। ये कोई इतनी बड़ी को कह रहे हैं जी वो मियां साहब आ रहे हैं जी बड़ा अननेसेसरी इनको रिलीफ मिला, ये अननेसेसरी रिलीफ नहीं है। वो पहले भी तो 4 साल 3 साल जितना भी इंग्लैंड में है ना, तब उनको किसी मजबूर नहीं थी, किसी कोर्ट ने नहीं कहा आप आ जाएं, आप बीमार हैं नहीं। ये सब कभी ये कहना कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे क्या आसान हो गई नहीं। अब वो अगर उनको रिलीफ मिल जाता है, उनको यही रिलीफ मिलेगा जी मैं कोर्ट को अप्रोच करना चाहता हूँ, मैं अपनी अपील बहाल करना चाहता हूँ। अपील का ये तो नहीं कह रहे मेरी अपील का मेरिट के बगैर मुझे हक में फैसला दे। वो कानूनी तौर पे जो भी जंग होगी वो अदालत के जरिए लड़ेंगे, और उन्होंने बार कहा है कि मैं कानूनी रास्ता अपनाऊंगा। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मुझ पे झूठा केस बना दिया मैं कोर्ट को फेस नहीं कर जाता। उन्होंने कहा जो भी केस बनाया वो आपको भी पता है, सबको दुनिया को पता होता है। उन्होंने कहा जी मैं कोर्ट को फेस करूंगा, वो कोर्ट के जरिए ही रास्ता है। वो ऑब्वियसली इस वक्त उनके केस यहाँ पे जेरे बहस नहीं है। उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था हजूर ये हैं वो जराए वगैरह, सर वो तो अभी बहस है उसमें अभी हम नहीं जाते। मैं जरा राणा साहब से जरा थोड़ी सी जो सियासी मामलात हैं। अच्छा राणा साहब, अभी मियां साहब जब वापस आएंगे, अगर ऑब्वियसली मामलात उनके कानूनी मामलात क्लियर हो जाते हैं तो वो इलेक्शन अपने आबाई हलके से ही लड़ेंगे, या फिर बीइंग ए कौमी लीडर वो मुख्तलिफ सूबों से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, जिस तरह खान साहब ने मुख्तलिफ हलकों से इलेक्शन लड़े थे? तो क्या ये भी मुमकिन है कि खान साहब और मियां साहब एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हों लाहौर में? वुड यू लाइक दैट? देखें बिल्कुल, जब भी इलेक्शन मियां साहब ने लड़े हैं या शहबाज साहब ने भी लड़े हैं, तो वो मुख्तलिफ 1 से ज़ायद हलकों में लड़ते हैं इलेक्शन। कहाँ से वो लड़ेंगे इसका तयन तो जो हमारा जो टिकट्स देता है ग्रुप वो करेगा जब ये स्टेज आएगा। बिल्कुल इस चीज़ के
प्रोबेबिलिटी मौजूद है कि वो सूबों से भी, मुख्तलिफ सूबों से भी लड़े। पिछली दफ़ा शहबाज शरीफ साहब ने कराची से भी इलेक्शन लड़ा था, लाहौर से भी लड़ा था, और भी एक दो जगहों से लड़ा था। तो मियां साहब भी हमेशा की तरह इसी तरीके से इलेक्शन, जहां तक बात है कि वो मद्दे मुकाबिल एक दूसरे से लड़ेंगे, ये तो फिर बिल्कुल ये भी मुमकिन है, ऐसे भी हो सकता है, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है फिर तो लेवल प्लेइंग फील्ड ना हुई ना सर। अगर खान साहब मुकाबले में होंगे फिर तो लेवल प्लेइंग फील्ड ना हुई। अगर मुकाबले में ना हुए खान साहब, देखें नहीं तो अगर वो अगर हुए मुकाबले में, अगर उनको हमारी तो बिल्कुल मुकाबले में हो जी, पीटीआई भी हो, लेकिन इसका फैसला अदालतों ने करना है। अगर वो 9 मई से के मामले से अगर वो उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, ये साबित हो जाता है, तो वो मुकाबले में होंगे। लेकिन अगर वो इन्वॉल्व थे और वो उसका हिस्सा थे, इसी तरह अगर वो ये जो साइफर केस है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, उसमें मुलव्वस नहीं थे, बिल्कुल ये कानून ने डिसाइड, ये कानूनी तकाजा है, अदालतों ने डिसाइड करना है। हमारी तरफ से बिल्कुल वो मुकाबले में, ना किसी को एक बूंद ज्यादा जो है वो सजा सुनाई जाए अपने गुनाह से, और ना कोई लाडला हो, एक बूंद ज्यादा किसी को फेवर किया जाए। तो इस जी ठीक है, जरा जदून साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप इतनी श्योरिटी और कमिटमेंट के साथ क्यों कह रहे हैं कि खान साहब लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, मैं चाहता हूँ कि मुकाबला हो ना, दोनों बड़े लीडरान हैं। तो पार्टी का होगा ना, खान साहब इलेक्शन ना भी लड़े तो पीटीआई तो इलेक्शन लड़ेगी। मतलब खान साहब पे उस वक्त कोई नया मुकदमा बन जाएगा? सारे ऑलरेडी बन रहा है मुकदमा, अब गुलेल नहीं उन पे डाली, बाकी तो सारी चीजों की बरामदगी की चीजें डाल दी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा महमूद वल्मी साहब भी हमारे साथ हैं। महमूद साहब, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन में जो समाअत हुई, वहां पे आपकी जमात के सीनियर रहनुमा हैं ओन चौधरी साहब, उनके वकील ने यह मुतालबा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाए। तो क्या यह कोई पार्टी के लेवल पे आप लोगों ने फैसला किया है कि बल्ले का निशान उनसे लेके आप लोगों ने लेना है? क्या वजह है कि आप नहीं चाहते कि उनके पास बल्ले का निशान रहे? नहीं, देखिए एक चीज तो मैं वाज़ेह कर दूं, हमने अपना निशान जो है वो जो है ले चुके हैं, हमें बल्ले के निशान की जरूरत नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बड़ा क्लियर कर रहा हूं कि हमें बल्ले के निशान की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने एतराज किया हुआ है और पिटिशन फाइल किए, तो उसका तो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा ना। देखिए अभी आप बात कर, देखिए ये 9 मई का वाकया इतना आसान तो नहीं है जिसको हम भुला दें या इसको आप कोल्ड फ्रीजर में डाल दें। जैसे अभी मेरे भाई बात कर रहे थे, देखिए केसेस चल रहे हैं और बाकायदा फौज पे हमला हुआ है, तो इसका ये तो केस क्लोज तो नहीं होता बगैर किसी फैसले के। इस पे तो लोगों को सजाएं भी होंगी और उसके बाद देखें उनको सजाएं काटनी भी पड़ेगी, चाहे कोई भी हो। ठीक, अच्छा सवाल जी, ये जदून साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं सर। जी 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 वली साहब, तो जो लोगों ने हमले की प्लानिंग की है, उसमें से कोई लोग जो है आके वो टीवी पे बयान दे रहे हैं, तो उनको क्यों छोड़ रहे हैं? ये क्या वजह है? वो भी तो सेम मुल्जमान है 9 मई के, हम तो कहते हैं उनको भी सजा होनी चाहिए। देखिए अगर कोई प्लानिंग में थे तो उनको क्यों छोड़ेंगे? देखिए प्लानिंग जिन्होंने की है, जिन्होंने बाकायदा बैठ के प्लान किया है और जिन्होंने जो है आर्मी के उनके जिसके ऊपर बाकायदा हमला किया है और उनकी तस्वीरें हैं, उनके एक्शन दिखा रहे हैं, उन लोगों को तो मेरा ख्याल से कोई भी उसमें नहीं छोड़ेंगे। ठीक, अच्छा 9 मई का तो देखें अक्सर जिक्र होता है, फिर अब हालिया दिनों में 12 अक्टूबर का भी दोबारा जिक्र होना शुरू हो गया कि उस दौर के जो आर्मी चीफ थे उनका 13 मुबैना तौर पे अगवा किया गया, और फिर वो भी क्या इदारे के ऊपर एक तरह से हमला या साजिश नहीं थी। तो अगर वहाँ से चीज़ें मूव ऑन हो गई हैं, तो आप नहीं समझते महमूद मौलवी साहब कि मुल्की हालात और हालात को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि जो वाइज हेड्स हैं वो अब चीज़ों को आगे लेके चलें? ये मसलसल इंतशार और मसलसल हेजान की जो कैफियत है, क्या ये मुल्क के लिए बेहतर है? नहीं, मैं तो कहूँगा मुल्क के लिए इस वक्त जो है स्टेबिलिटी आना बहुत जरूरी है। और जो ये इंटीरियम गवर्नमेंट है, देखिए ना, ये काफी चीजों के ऊपर एक्शन ले रही है और ये काम कर रही है, और यही एक इदारा इस वक्त जो है नॉन पॉलिटिकल जो है, यही लोग कुछ चीजों को क्लीन अप करेंगे, उसके बाद जो इलेक्शन होंगे होने चाहिए। उसकी दो वजह है। एक देखे ना, प्राइवेटाइजेशन है, हमारे इदारे जो कि नुकसान पे नुकसान कर रहे हैं, उनको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है डिसीजन नहीं ले पा रही प्राइवेटाइज करने को, चाहे वो पीटीआई थी, चाहे पीपल्स पार्टी, चाहे पीएमएलएन। ठीक, उसकी वजह है कि उनके वोट बैंक फर्क होते। तो ये सख्त डिसीजन जो है ये हमेशा देखें या इंटीरियम गवर्नमेंट लेगा
और या तो मैं कहूँगा आप कहेंगे कि फौजी गवर्नमेंट जो आए उन्होंने लिए हैं। ठीक है। अब इस वक्त इंटीरियम गवर्नमेंट है और इनको आप देखें ना, पिछले गवर्नमेंट ने इनको सारे पावर्स भी दिए हैं जी। ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ है, मैं असेंबली में था, कि सारे इनको पावर्स दिए गए ये काम करने को। ठीक है। और वही देखें, आज स्मगलिंग रोक लिया, आप देखें डॉलर को नीचे लेके ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये जरा मैं राना एहसान अफजल साहब से पूछता हूँ। राना साहब देखें, इंटरिम में हुकूमत है, उनके पास उस तरह कोई अवामी मैंडेट नहीं है, लेकिन इदारे उनको मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं और वो सपोर्ट तो आपको भी हासिल थी, इदारे तो आपकी भी उसी तरह मदद करते थे, लेकिन आप लोग डॉलर नीचे नहीं लेके आ सके। अब जो डॉलर नीचे आया है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, क्रेडिट तो उधर ही जाता है जिन लोगों ने वो सारे इंतजामी मामलात उठाए हैं। तो आप लोगों को भी तो ये सारी मदद हासिल थी, क्यों नहीं आपने उस दौर में ये सब कुछ किया? नहीं, ऐसे नहीं है। जो अभी आपको बेहतरी नजर आ रही है उसकी बुनियाद पीडीएम की हुकूमत रख के गई। अब आप सोचें, आप मईशत को काफी समझते हैं, उस पर प्रोग्राम्स भी करते हैं। अगर हम आईएमएफ का स्टैंड बाय एग्रीमेंट ना इन प्लेस करके जाते, हम खान की तरह बिजली भी सस्ती कर जाते, पेट्रोल भी सस्ता कर जाते, कोई एक आधी एमनेस्टी अनाउंस कर जाते, तो आज मईशत की क्या हालत होती। आप लिटरली आप डिफॉल्ट की बातें कर रहे होते। तो जहां ये हम वो बुनियाद छोड़ के गए, जहां ये रिकवरी पॉसिबल थी, जब हमें हुकूमत मिली थी, तो तबाही के दहाने पे जो है वो मईशत को छोड़ के गए थे और हम फायर फाइटिंग कर रहे थे। जब ये आई है केयर टेकर सेटअप, तो जो ट्रांजिशन है उसके अंदर एकदम से होर्डिंग और ये वो चीजें बढ़ गई। तो ट्रांजिशन में इन्होंने काबू नहीं किया, फिर इन्होंने जो आके कार्रवाइयां की वो बेहतर है, उससे फर्क पड़ा, उससे बेहतरी आई। होर्डिंग के ऊपर काबू किया, चीजों की कमोडिटीज की प्राइसेस नीचे आई, इन्होंने जो स्मगलिंग हो रही थी उसको रोका, अच्छा किया। लेकिन यहां एक चीज बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं बता दूं, स्मगलिंग तभी रुकती है जब आर्म्ड फोर्सेस आपका साथ दें। और वो उस तरह की ये फाइनल मेरे ख्याल से ये चीज, ये जो आईएमएफ का मुआहदा हुआ कि ओपन मार्केट और इंटरबैंक का फर्क 1.25% का होगा 5 डे की एवरेज में, उससे ये जो है ये ओपन मार्केट लीड करना शुरू हो गई एक्सचेंज रेट को। ठीक है। अच्छा, इसमें देखें, कल भी उस एक आधे दिन पहले भी काकड़ साहब की मुलाकात हुई सहाफियों से, और उसमें भी उन्होंने ये कहा कि हम इस तरह का कोई छोटा मोटा कोई निज़ाम बना के जाना चाहते हैं 3-4 महीनों में, जिससे अगली हुकूमत को फ़ायदा हो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि काकड़ साहब की जो कायदाना सलाहियतें हैं वो जो है शहबाज शरीफ साहब से बेहतर हैं, इस वजह से वो 4 महीनों में इतने कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन 16 महीनों में आप वो नहीं कर सके। नहीं, देखिए, मैं आपको जो बात, मुझे अगर आप मुकम्मल करने देते, जो ओपन मार्केट ने लीड करना शुरू हो गए इंटर बैंक की मार्केट को, डॉलर की, और जो एक्सचेंज रेट जो है ओपन मार्केट डिटरमिन करना शुरू हो गई, तो उसके अंदर जो ये खुर्द-बुर्द ओपन मार्केट में हो रही थी, अफवान स्मगलिंग हो रही थी डॉलर और ये जो, तो उसको कंट्रोल करना लाजिम हो गया। तो ये जो मुआहदा आईएमएफ का हुआ कि 1.25% का फर्क होना चाहिए, इससे जो है चीजें एक्सपोज हुई, जिसकी वजह से ओपन मार्केट पे ये लाजिम हो गया कि आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूं उससे बेहतर ही बाकी देखें, हमने अपना रोल अदा किया, हमने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां हम डिफॉल्ट से बाहर निकल गए, केयर टेकर सेटअप आई है, अगर वो अच्छा काम कर रही है और वो कोई इंप्रूवमेंट करती है, उससे अगली हुकूमत को बेनिफिट मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा। ये इसमें तो कोई शक नहीं कि ये केयर टेकर भी आप लोग ही देखेंगे। काकड़ साहब भी राजा रियाज साहब की मुशावरत से शहबाज शरीफ साहब ने उनको तैनात किया था। अच्छा, मैं आपसे कुछ पूछना भी चाह रहा हूँ, पर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मतलब उनके रान साहब की बात बड़ी ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल गवर्नमेंट की जो विल होती है ना, वो इम्प्लीमेंट नहीं होती। उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये पहले तो शबरजादी साहब का इंटरव्यू सामने आपके, उन्होंने कहा जी मैंने स्मगलिंग को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन 10-12 MNA मेरे पास आ जाते थे कि वो हम नहीं कंट्रोल कर सके। ये तो आप क्रेडिट जिसने जो आपको पता है जिन्होंने किया है उनको देना चाहिए, उनकी वजह से। और उनकी एजेंसियां जो हैं, जितनी इंटेलिजेंस एजेंसियां, वो बॉर्डर की जिम्मेदारी है। जब तक वो देखे ना उन्होंने अपने दायरे के अंदर हाथ डाला है, तो तब जाके स्मगलिंग की। ये पोलिटिकल गवर्नमेंट कोई नहीं कर सकती और ना ही स्मगलिंग को रोक सकते हैं, अनलेस कि उधर से जब तक इसमें तो कोई एक और बात कि इन्होंने पोलिटिकल गवर्नमेंट ने कितनी दफा कहा जी ट्रेडर जाकर 8 पे दुकानें बंद करे, आज दिन तक इम्प्लीमेंट करा सका है? नहीं, ये अगर इसमें कोई शक नहीं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जाती तौर पे दिलचस्पी ली है। जाती तौर पर वकील नहीं कहता कि वो इकोनॉमिक्स को ठीक करे, लेकिन आपकी कैपेसिटी नहीं है, आप पोलिटिकल गवर्नमेंट की किसी चीज की कैपेसिटी नहीं है, तो उनको मानना चाहिए, ये मानना पड़ेगा कि जी उन्होंने जो स्टेप्स लिए हैं और उसका ये नतीजा निकला। इस पे लोगों का उन पे एतमाद बढ़ रहा है
वो तो और कहते जो हैं क्या सियासतदानों के लिए तो कम हो रहा है, ये कोई नेक discredit शगुन नहीं है politician। कि ये है कि अगर लोग तो- सियासतदानों से एतबार कम होगा। अच्छा, दूसरी चीज़, एक और चीज़ जो सियासतदानों से एतबार कम करती है, वो आ जाते हैं टीवी पे और आके कहते हैं मैंने ये भी साजिश की थी, मैंने वो भी साजिश की थी, मैं यहाँ था, मैं वहाँ था, मुख्तलिफ जो आजकल आपको टीवी पे नज़र आ रहे हैं, उन बयानात की लीगल हैसियत क्या है? क्या वो 164 का या 161 का वो बयान होगा जो टीवी पे आके लोग इस तरह के बयानात दे रहे हैं? देखो, मैं शॉर्टकट बिल्कुल यस नो में बताऊँ ना, उन बयान की ज़ीरो वैल्यू है, लीगली कोई वैल्यू नहीं है। उसकी वजह ये है ना कि एक अगर बयान वो बिल्कुल आजाद प्रोग्राम की रेटिंग जितनी रेटिंग है प्रोग्राम की उतनी वैल्यू है उसकी। नहीं, अब देख रहे हैं, एक आज़ाद बंदा है, लीव इट्स पार्ट के वो गैब था, किसी अरेस्ट किया है, बिल्कुल आप सुबह जाके एक बयान देते हैं कोर्ट के अंदर, तो उसको बयान का रिकॉर्ड करने का एक पूरा प्रोसीजर दिया लॉ ने। उससे अगर डेविएट करते हैं ना आप कोर्ट के अंदर भी, तो उस बयान की वैल्यू खत्म हो जाती है। और फिर दो मुल्ज़िम है, एक जाके कहता है जी नहीं ये मैंने ऑफेंस नहीं किया, इसने किया, उस मुल्ज़िम के बयान की कोई वैल्यू नहीं है। वो कह सकते हैं एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट, वो एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट जो होती है ना, उसकी वैल्यू नहीं होती कि मैं अपने आप को एक्सक्लूड कर रहा हूँ और इसको इंक्लूड कर रहा हूँ किसी, उसकी वैल्यू नहीं होती है। और 164 का बयान जो है ना, वो एक्यूज के सामने उसको क्रॉस एग्जामिन किया जाता है। ठीक है, ये तो वैसे अब बस अच्छा, चलती का नाम गाड़ी है। ठीक है महमूद मौलवी साहब, ऑब्वियसली आपने काफ़ी टाइम गुजारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी, और अब उनकी जमात पे मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लग रहे हैं। क्या जमात में होते हुए आपको कभी ये शायबा पड़ा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ पाकिस्तान मुखालिफ ख्यालात रखते हैं, या इदारों के मुखालिफ ख्यालात रखते हैं, या एंटी पाकिस्तान आप उनको कह सकते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊंगी, बड़ी बदकिस्मती है कि जब तक हुकूमतें किसी भी पार्टी के पास होती है, वो जो है इस्टेब्लिशमेंट को दुआएं भी देती है और इस्टेब्लिशमेंट को लेके साथ भी चलती है। और जो इस्टेब्लिशमेंट कहती है आज ही आप लोग माई बाप हैं। जहां हुकूमत से नीचे उतरते हैं तो वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट होते हैं। आप ये देख रहे हैं ना, पीटीआई का भी जब तक वो हुकूमत में आए वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे, बगैर इस्टेब्लिशमेंट के तो थे ही नहीं, वो तो हर चीज इस्टेब्लिशमेंट को लेकर चल रहे थे। मगर जब उनको हुकूमत से उतार दिया गया, उसकी वजह कि वो प्रॉपर चेकमेट हुआ, एमक्यूएम पुल आउट कर गई, एमक्यूएम के पुल आउट के बाद हुकूमत गिरी, इनको जाके ऑपोजिशन में बैठना था। मगर लोगों को ऑपोजिशन में बैठना गवारा नहीं होता, हर आदमी चाहता है मैं पावर में बैठूं। ठीक, इसके लिए वो जो है एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहते हैं। सिर्फ फर्क ये हुआ कि पीटीआई 10 से गिरेबान हो गई, बाकी सारी पार्टी देखिए उतरने के बाद वो क्या कहते हैं कि जी हमारे साथ इसने किया, और जैसे अभी नवाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दिया, फिर यू टर्न दिया। लेकिन ये बड़ा बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि हम स्टैब्लिशमेंट को आज बुरा भला कहते हैं। स्टैब्लिशमेंट हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। आप ये देखें, पॉलिटिकल पार्टी जिस दिन अपने आप को इतना स्ट्रांग कर देगी और जो है हुकूमत के अंदर, आप एग्जांपल ले लें कि अगर सैलाब आता है हम कहते हैं फौज, नाले खोलने हैं कराची में हम कहते हैं फौज, लॉ एंड ऑर्डर है हम कहते हैं फौज, अर्थक्वेक है हम कहते हैं फौज, एपिडेमिक होता है हम कहते हैं फौज। इसका मतलब हमारे जो सिविल इदारे हैं वो आज अभी तक इस काबिल नहीं बने। ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो महमूद मौलवी साहब ने उठाया कि जब हुकूमत में होते हैं, तहरीक इंसाफ भी जब हुकूमत में थी, इस्टेब्लिशमेंट के वो गुण भी गाते थे और बताते भी थे कि जी बहुत सारे काम हमारे इस्टेब्लिशमेंट करती है। हुकूमत से निकलने के बाद उनके ऊपर तनकीद भी होती है। इसी तरह नवाज हुकूमत थी जब, वो भी बाद में बहुत तनकीद करते रहे इस्टेब्लिशमेंट में। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद पाकिस्तान के मसाइल का हल पाकिस्तान के आइन के अंदर है, और वो बुनियादी हल ये है कि अवाम अपनी मंशा से हुकूमत लेके आएगी। सियासतदान चाहे अच्छे हैं या बुरे हैं, मुल्क के मसाइल इन्होंने ही हल करने, और ये चीज़ अगर ये समझ जाएं तो इससे इनकी भी इसमें बेहतरी है, मुल्क की भी बेहतरी है। और हम यही कोशिश करते हैं और यही ख्वाहिश करते हैं कि जो हमारे मेहमानों के दरमियान भी डिस्कशन हो, उसका बुनियादी मकसद यही होता है कि तमाम सियासी जमातें अपना चीज़ सामने रखती हैं और फिर अवाम फैसला करेगी। इसलिए कि आज अवाम हो सकता है कि एक जमात को वोट दें और 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद हो सकता है किसी और जमात को वोट दें, लेकिन मुल्क में जो भी तब्दीली आएगी, जो भी बेहतरी आएगी, वो वोट के अमल के जरिए आएगी तो देर पा होगी, अदरवाइज वो कभी भी लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर सकती। कल अगेन आप लोगों से दोबारा इसी टाइम पे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।